हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मिनिमम कॉमन वैल्यू। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2। आपको दो इंटीजर एरे दी हुई हैं, सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग में। रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन इन टू बोथ एरेज। तो आपको वो मिनिमम से मिनिमम इंटीजर की वैल्यू बतानी है जो दोनों एरेज में कॉमन है। इफ देयर इज नो कॉमन इंटीजर अमंगस्ट nums1 एंड nums2 रिटर्न -1। अगर दोनों एरेज में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको रिटर्न करना है -1। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको दो एरे दी हुई है और दोनों एरे में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको बताना है, वो भी मिनिमम वाला कि कौन सा मिनिमम एलिमेंट है जो कॉमन है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 में nums1 आपको दिया है 1 2 3 एंड nums2 दिया है 2 4। तो मैं आपसे बोलूं कि दोनों में एक तो एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि वो एलिमेंट तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन भी है और मिनिमम भी है। ठीक है। जैसे इस एग्जांपल को लीजिए, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे नम्स वन क्या दिया आपको 1 2 3 6 और नम्स टू दिया 2 3 4 5। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको मिनिमम कॉमन वैल्यू पता लगानी है। तो आप बोलेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो 2 भी है 3 भी है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है। बट इनमें से मिनिमम तो 2 है ना, तो मिनिमम कॉमन वैल्यू हो जाएगी 2। तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब एक चीज बताइए, इसकी बेसिक इंट्यूटिव अप्रोच क्या हो सकती है। बिल्कुल बेसिक सोचे तो क्या सोच सकते हैं। मैं आपको दो एरेज देता हूँ और आप बताना। मान लीजिए आपको एरे वन दी है कुछ इस प्रकार से, ARR1 आपको दी है 1 2 3 7 8 9, मान लीजिए ऐसे दी है। आपको ARR2 दी है 4 5 6 7 10 11, ऐसे मान लीजिए ये दी है। अब आपको पता लगाना है कि मिनिमम कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो आप बेसिक से सोचें, अगर इंट्यूटिवली सोचें तो आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं कोई एक एरे पकड़ लेता हूँ, इस एरे के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग देखूंगा क्या ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, एरे वन में है या नहीं। तो जैसे 4 आपने पकड़ा, तो आप देखेंगे क्या 4 एरे वन में है। तो आप एरे वन को पूरा ट्रेवर्स करेंगे कि अच्छा ये पहला एलिमेंट 4 है क्या, ये 4 है क्या, ये 4 है क्या, ये 4 है क्या। तो आप बोलेंगे ये इनमें से एक भी 4 नहीं है, तो 4 तो नहीं है। फिर आप आगे बढ़े, आपने कहा कि 5 इसमें है, तो आपने इन सबको चेक किया एक एक करके। आपने कहा कि इनमें से एक भी एलिमेंट 5 के इक्वल नहीं है। फिर आपने तीसरे एलिमेंट को चेक किया, क्या 6 है। आपने देखा कि 6 भी इसमें नहीं है, एक एक करके सबको चेक किया। फिर आप 7 पे गए, आपने कहा कि क्या ये 7 के इक्वल है। आपने बोला ये भी 7 के इक्वल नहीं है। क्या ये 7 के इक्वल है। आपने बोला ये भी 7 के इक्वल नहीं है। क्या ये 7 के इक्वल है। आपने कहा ये भी नहीं है। क्या ये 7 के इक्वल है। तो आपको एरे वन में 7 मिल चुका है। आप यहाँ पे 7 को ढूंढ रहे थे एरे वन में, तो आपको एरे वन में 7 मिल गया। तो आप इसी पॉइंट से रिटर्न कर जाएंगे। आप आगे चेक ही नहीं करेंगे क्या और इक्वल है कि नहीं आगे वाले एलिमेंट को, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में एरे टू और एरे वन दोनों ही। तो अगर आप एरे टू का 7 मिला है, तो आप आगे वाले चेक करेंगे भी कि 10 है कि नहीं है। तो 10 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। आपको अगर एक और कोई एलिमेंट कॉमन मिल गया तो वो मिनिमम ही होगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो आप यहीं से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 7। आपके प्रश्न में ही आपने क्या किया, एक एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एरे टू के हर एक एलिमेंट के लिए एरे वन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। पर इसकी एक खामियां है। इसकी खामी क्या है कि आप इसमें क्या लगा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है आपकी इसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्योंकि आप एरे वन के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एरे टू के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एरे वन को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो आप एन स्क्वायर करेंगे। क्या ऐसा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरे गैस सॉर्टेड दी है, तो हम बोल रहे हैं कि हम एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर क्यों रहे हैं। नहीं, हमने सोचा चलो और कुछ करते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा हमें एलिमेंट मतलब एरे ऐसे ट्रेवर्स नहीं करनी है। हम क्या करना चाहते हैं कि हमें एक बार भी पता चल जाए कि हम 4 को सर्च करना चाहते हैं, तो हमें पता चल जाए कि भाई 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि सेट का यूज कर लेते हैं। सेट में कैसे यूज करेंगे इसका। देखो, एक एरे के एलिमेंट को सेट में डाल दो और दूसरी एरे को जैसे भी हम ट्रेवर्स कर रहे थे उसी तरीके ट्रेवर्स करेंगे। क्या 4 है। अब एरे की बजाय सेट में चेक करेंगे। अब सेट में तो कोई भी एलिमेंट की अकरेंस चेक हो जाती है लॉग एन में। यहाँ पे हमने देखा कि अभी इस एरे में अगर हम कर रहे थे एक एक करके एलिमेंट को चेक कि 4 है या नहीं है, तो हमारी बिग ऑफ एन में चेक हो रही थी हर एक एलिमेंट की अकरेंस। तो सेट में हर एक एलिमेंट की लॉग एन में चेक हो जाती है, तो एन एलिमेंट से तो एन लॉग एन फर्स्ट केस में लगेगा हमें। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एरे वन के सारे एलिमेंट को क्या डाल दिया, सेट में डाल दिया। 1 2 ऊपर उल्टे होते हैं, 1 2 3 7 8 9,
इस तरीके से डाल दिया सेट में। अब बस एरे टू के हर एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सेट में चेक करना है, क्या फोर सेट में एग्जिस्ट करता है। चेक कैसे करते हैं सेट में, वो बता देता हूँ। चेक कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर, मान लो आपको एक्स नंबर चेक करना है कि एक्स नंबर सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इफ सेट का नाम है मान लीजिए एस, एस डॉट फाइंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। और ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है कि आपका एस डॉट फाइंड एक्स, एक्स को आप ढूंढ रहे हैं सेट में और वो एस डॉट एंड के इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये एक्स जो है सेट में एग्जिस्ट करता है, और इस केस में आप कर देंगे रिटर्न एक्स, कि सेट में एग्जिस्ट करता है। तो यही काम आपको क्या करना है, एरे का हर एलिमेंट की करना है। आपका एक्स क्या हुआ, एरे का हर एलिमेंट, एरे टू का। ठीक है। पर यहाँ पे आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तो बिग ऑफ एन स्क्वायर लग रही थी इससे पहले वाले में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपने बिग ऑफ एन लॉग एन कर दी। आपने कहा कि पर अब मेरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, बिग ऑफ वन लग रही है, जबकि ऊपर वाले केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी, बिग ऑफ वन लग रही थी, यहाँ पे बिग ऑफ एन लग रही है। तो आपने देखा कि स्पेस आपकी बढ़ गई क्योंकि हमने सेट का यूज किया। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें एरे सॉर्टेड दी है तो हमें सेट का यूज करने की जरूरत क्या है, क्या हम इस चीज को और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। एक सेकंड में इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, इसे आगे समझते हैं। एक सेकंड इसे इरेज। अभी हमने कहा कि अगर हमने हर एक एलिमेंट की अकरेंस चेक कर ली, अभी हम जैसे कर रहे थे, हम कर रहे थे सेट में स्टोर कर रहे थे। अगर आपको एरे सॉर्टेड दी हैं तो सेट भी तो क्या करता है, और क्या करता है उसे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर देता है, इतना ही तो करता है। पर आपको एरे पहले से सॉर्टेड दी है, तो आप बताइए कि अगर आपको कोई एक्स एलिमेंट, एक सॉर्टेड एरे दिया आपको, अगर आपको कोई एक सॉर्टेड एरे दी है, आपको उसमें अगर कोई एलिमेंट चेक करना होता है, सर्च करना होता है कि एग्जिस्ट करता है नहीं, मान लीजिए एक्स करना होता है, तो आप क्या यूज करते हैं। तो आप दो फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं लोअर बाउंड, एक कर सकते हैं अपर बाउंड। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक लगा लीजिए, आपको तो एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आपने कोई भी एक फंक्शन इनमें से लगा दिया, तो आपको ये फंक्शन क्या देंगे, एक इंडेक्स देंगे एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है। ये क्या देते हैं, एक इंडेक्स देंगे। अगर एलिमेंट इक्वल होगा, इक्वल एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा इसमें, तो आपको इंडेक्स कौन सा मिलेगा, इक्वल एलिमेंट वाला ही मिलेगा। वरना उससे क्या मिलता है, आपको बड़ा इंडेक्स मिलता है। तो आप बस चेक कर लेंगे, आपको वो इंडेक्स अगर एक बार मिल गया, तो आप इस इंडेक्स से चेक नहीं कर सकते कि एक्चुअल में इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू बैठी है। चेक कर सकते हैं, आप देख लेंगे वो वैल्यू इसकी इक्वल है या नहीं। समझिए, आप एरे टू को ट्रेवर्स कर रहे हैं, आप एरे टू के पहले एलिमेंट को मान लीजिए चेक किया, आप चेक करना चाहते हैं एरे वन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आपने लोअर बाउंड लगा दिया एरे वन पे इस फोर एलिमेंट के corresponding। तो आपको क्या मिला, ये इंडेक्स मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पे 0 1 2 3 3 मिलेगा। तो आप बोलेंगे क्या थ्री के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो बैठी है यहाँ पे, क्या मेरे फोर के इक्वल, आप ये चेक करेंगे। तो आप बोलेंगे थ्री कोरस्पॉन्डिंग तो सात बैठा है, जबकि ये फोर है तो इक्वल नहीं है। फिर आप आगे बढ़े, आपने फाइव के कोरस्पॉन्डिंग चेक किया, आपको फिर से सेवन मिला। तो आपने देखा कि सेवन नहीं मिला, आपको इंडेक्स मिलेगा इसका 0 1 2 3 4 5, आपको थ्री मिला। तो आपने फिर से देखा कि थ्री इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठी है एरे वन में, वो मेरी फाइव के इक्वल तो नहीं है। तो आप आगे बढ़े, सेम आपको फिर से थ्री मिला, आपने बोला कि थ्री इंडेक्स कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बैठी है मेरी, वो इक्वल तो नहीं है। फिर आपको सेवन मिला, आपने कहा कि सेवन का आपने मान लो लोअर बाउंड या अपर बाउंड पता लगाया, तो आपको यही इंडेक्स मिलेगा। आपने देखा कि थ्री इंडेक्स कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी वैल्यू बैठी है, वो मेरी सेवन है। तो अगर वो आपकी सेवन है, तो आप बोल देंगे रिटर्न कर दो क्या, अ, जिस एलिमेंट को आप ट्रेवर्स कर रहे थे इस समय एरे टू के, वो एलिमेंट रिटर्न कर दो, सेवन रिटर्न कर देंगे। समझ में आया आपको। इस अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में आपका, अब देखिए स्पेस आपने कम कर दिया, अब स्पेस क्या लग रहा है, बिग ऑफ वन ही लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं ले रहे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, एन लॉग एन लग रही है। एक चीज देखिए, आप पहली जो अप्रोच थी ना, उससे आप ऑप्टिमाइज करते गए हैं चीजों को। इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है, यही आपको दिखाना होता है इंटरव्यू में, बिग ऑफ एन लॉग एन। पर इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, कमियां क्यों हैं इसे समझते हैं। देखिए, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी है कि दोनों एरे पहले से सॉर्टेड है। एक चीज बताइए, अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं होते, तब भी आप यही अप्रोच अपना रहे होते, आप पहले एरे को सॉर्ट कर लेते, फिर ये सब काम कर रहे होते।
तो क्या आपने आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में भी इतनी लग रही होती और स्पेस भी इतनी लग रही होती, आप यही अप्रोच अपनाते सेम। बात समझ में आ रही है? आप टाइम और स्पेस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अरे अगर अनसॉर्टेड दिए फिर भी इतनी लग रही, तो सॉर्टेड होने का फायदा क्या हुआ, उसने फिर ये क्यों दिया सॉर्टेड है, इसका कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचनी होगी जिसमें हम इस चीज का यूटिलाइज हम कर सकें कि ये एरे सॉर्टेड है, जो उसने एक्स्ट्रा कंडीशन दी थी, इससे हम क्या अपनी स्पेस और टाइम को कुछ कम कर सकते हैं। स्पेस तो पहले से भी वन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें टाइम को ही कम करना है। तो जरा सोचते हैं कोई अप्रोच, तो इसको भी रेज करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, मान लीजिए आपको क्या पता लगाना है, आपको स्मॉल पता क्या लगाना है, मिनिमम कॉमन वैल्यू, इस टर्म पर फोकस कीजिए। कॉमन को तो भी साइड में दिया, आपको मिनिमम पता लगानी है। तो आप इन दोनों एरेज के मान लीजिए मिनिमम लिमिट पे खड़े हैं, आप इस एरे के यहाँ हैं, इस एरे के यहाँ हैं। तो आप इसी को चेक कर रहे होंगे क्या ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, दोनों में क्या है, सबसे मिनिमम यही है। अगर ये इक्वल होती तो आपका ये आंसर नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता, क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो दोनों में मिनिमम यही है। तो अगर ये इक्वल है तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपने आई पॉइंटर बोल दिया, जैसे ये यहाँ पे बैठा हुआ है एरे वन में, ये आई पॉइंटर है, ये जो जे पे बैठा हुआ है एरे टू में बैठा है, ये जे पॉइंटर है। आपने चेक कर लिया कि अगर एरे वन के आई पे जो बैठा है वो इक्वल है एरे टू के जे के, तो आप आगे क्यों जाएंगे। आप सबसे मिनिमम पे पहले से ही बैठे हुए हैं, आपको मिनिमम कौन पता लगाना, तो आप मिनिमम पे बैठे हुए हैं और वो कॉमन भी है, इक्वल है मतलब कॉमन है। तो आप कह देंगे कि भैया रिटर्न कर दो एरे वन के आई को या फिर एरे टू के जे को, दोनों इक्वल है, एरे वन के आई को। ठीक है, बट फिर आपने चेक किया, अगर मान लीजिए इक्वल नहीं, इक्वल है तो आपका केस सॉर्टेड है ना, आपको मिल गया अपना मिनिमम कॉमन वैल्यू। पर अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या हम इसमें कुछ इस अप्रोच से, मतलब बिना हम सर्च वगैरह करें कुछ आगे बढ़ सकते हैं इसमें। हमने कहा अगर ये इक्वल नहीं है, मान लीजिए तो ये चार है ये एक है, तो क्या अभी भी चांस है कि एरे वन में आपको चार मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आपको नहीं पता ना, आपको अभी पता है कि ये वैल्यू जो है इससे छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, एरे टू में जो बैठी है एरे वन वाली वैल्यू छोटी है। अगर वैल्यू छोटी है तो आगे हो सकता है कि जो बड़ी वैल्यू हो वो इसकी इक्वल हो। तो आप आगे जाके देखेंगे, आप आई पॉइंटर को बढ़ाएंगे, आप कहेंगे ये अब मेरा आई नहीं है, आई तो मेरा यहाँ पहुंच गया। आपने कहा कि क्या ये अभी भी छोटी एरे वन की, तो हो सकता है आपको आगे बड़ी वैल्यू मतलब इसके बराबर वैल्यू मिल सके एरे टू की, जो जे वैल्यू बैठी है। आपने आई पॉइंटर को यहाँ पे ले गए, आपने कहा यार ये एरे वन का जो एलिमेंट है जहाँ पे मेरा आई पॉइंटर है ये अभी भी छोटा है, तो हो सकता है आगे मुझे बड़ा बराबर मिल जाए इसके, मुझे इसके बराबर ढूंढना है, अभी भी मेरे चांस है कि मेरे को बराबर मिल जाए। आप यहाँ पे पहुंच गए, आपने चेक किया कि यार अब क्या है, आपने कहा एरे वन का मेरा एलिमेंट तो यार बड़ा हो गया, मैं बराबर ढूंढना चाह रहा था, मतलब मेरा बराबर एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपकी एक चीज क्लियर होगी, फोर के इक्वल एलिमेंट तो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है एरे वन में। आप बड़े एलिमेंट में पहुंच गए। आप अब कहेंगे कि अब इस पॉइंटर को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे सात इसमें मिल सके, क्योंकि इसमें अभी कहाँ पे बैठा हूँ, चार में बैठा हूँ, छोटी वैल्यू बैठा हूँ। तो क्या पता मुझे, मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो मुझे बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है ना, एरे सॉर्टेड है, तो हो सकता है मेरा सात मिले आगे। तो आपने जे पॉइंटर को बढ़ाया, आपने कहा क्या ये एरे टू का ये एलिमेंट है ये सात की इक्वल है, आपने कहा यार अभी तो नहीं है और छोटा है, छोटा है तो हो सकता है आगे मुझे सात मिल जाए। तो आपने जे पॉइंटर को बढ़ाया, जे यहाँ पे आ गया। आपने कहा क्या ये अभी भी बराबर हुए हैं, आपने कहा नहीं यार ये एरे टू का जो एलिमेंट है ना अभी भी छोटा है, तो हो सकता है आगे मुझे सात मिल जाए बड़ी वैल्यू, छह से बड़ी वैल्यू मिलेगी और वो सात हो सकती है, चांसेस है। तो आपने जे को यहाँ पे ले गए, फिर आपने चेक किया, पहली कंडीशन आप यही चेक कर रहे थे क्या इक्वल है, तो आपने कहा यार ये तो इक्वल है, इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अब ये सबसे छोटी वैल्यू जो इक्वल है, इसके बाद में जो वैल्यू मिलेंगी इससे बड़ी ही होंगी। तो ये आपकी अप्रोच हो सकती है। अप्रोच में क्या है कि अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दीजिए, वरना आपको क्या करना है कि जो पॉइंटर छोटा है, एरे वन का एलिमेंट छोटा है तो एरे वन के पॉइंटर को बढ़ाएंगे, एरे टू का एलिमेंट छोटा है तो एरे टू के पॉइंटर को बढ़ाएंगे। बस इतना करना है, जब तक आप एंड में नहीं पहुंच जाते। अगर आप एंड में पहुंच गए, किसी भी एक एंड में पहुंच गए, तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि आपको कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं सकते। बस यही आपको कोड करना है, बाकी के अप्रोचेस समझ लिए आपने, उसको आप खुद से कोड करके देखना। मैं इसको कोड करूंगा। तो आपको क्या है, पहले तो दोनों की साइजेस पता लगा लीजिए कि बेसिकली जो नम्स वन दी है इसका कितना साइज है, int n equal to nums2 डॉट साइज।
इसके बाद क्या करेंगे कि जब तक दोनों में हम ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, दोनों में से किसी के एक के एंड पे नहीं पहुंच रहे, लेस देन है, तब तक भाई चलते रहो, जब तक एंड पे नहीं पहुंच रहे तब तक तो चांस है ना कि आपको कॉमन लिमिट मिल सके। तो आप यहाँ पे देखा कि क्या, सबसे पहले आप ये चेक कर लेंगे, क्या भाई नम्स वन का आई इक्वल इक्वल है नम्स टू के जे के। आपने कहा कि भाई इक्वल होगा, तो आप रिटर्न कर जाएंगे यहीं से। क्या रिटर्न कर देंगे? वो कॉमन वैल्यू या तो नम्स वन आई है या नम्स टू जे, कुछ भी कर दीजिए, दोनों इक्वल है। एल्स इफ, अगर सोचिए नम्स वन आई छोटा है नम्स टू जे से, तो आप नम्स वन में और आगे चलेंगे, हो सकता है कि नम्स टू जे के बराबर वैल्यू मुझे आगे मिल जाए, क्योंकि नम्स वन आई तो छोटा है, आगे जाएंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेंगी, तो आपके चांसेस हैं, तो आप कहेंगे कि आई को बढ़ाओ भाई। अन्यथा आपको जे को बढ़ाइए, क्योंकि उल्टा केस है कि नम्स वन आई तो मेरा बड़ा है और नम्स टू जे छोटा है। तो अगर जो छोटा है उसको बढ़ाएंगे, कहेंगे कि हो सकता है नम्स वन आई के बराबर वैल्यू मिल जाए जे को बढ़ाने पे आगे, एज जे प्लस प्लस। अगर आपको आंसर मिल रहा होगा तो आप को यहीं से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। अब अगर आप इस वाइल लूप के बाहर आ गए, इसका मतलब है आप किसी ना किसी एक एरे के एंड में पहुंच गए हैं और आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिला है, और अब आपको मिल भी नहीं सकता, तो आप रिटर्न कर देंगे माइनस वन बाहर। रन करके देखते हैं। अच्छा, ये आईओजे तो आपने बनाया ही नहीं। स्टार्टिंग में कहाँ पे बैठे होंगे, जीरो पे बैठे होंगे, क्योंकि आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट तो आपको जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट ही है ना दोनों में। जीरो, जीरो, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सारी अप्रोचेस समझ में आई होंगी और आपको इंट्यूशन भी बिल्ड करना आया होगा कि आपको एक अप्रोच से हमें दूसरी अप्रोच में मूव कैसे करें। ये थॉट प्रोसेस काफी हेल्पफुल होगा आपका इंटरव्यू में। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।